नमस्कार, यू आर द पावर। युवाओं के जोश से लबरेज आपकी के इस पसंदीदा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश। महज 19 साल की छोटी सी उम्र में दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक छोटी सी नौकरी करने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक जोशीले युवा ने महज 10-15 सालों के भीतर ही खुद को देश और दुनिया की एक जानी मानी मीडिया पर्सनैलिटी में तब्दील कर लिया। टेलीविजन के पर्दे से झांकने वाली मीडिया पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि बीबीसी, आज तक और डिज्नी चैनल जैसे नामी गिरामी टीवी चैनलों में जान फूंकने वाली मीडिया पर्सनैलिटी। मिलिए अमिताभ श्रीवास्तव से। अगर सोच और इरादे ऊंचे हों तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, और इसका जीता जागता उदाहरण है अमिताभ श्रीवास्तव। ताज होटल की एक छोटी सी नौकरी से करियर की शुरुआत करने वाले अमिताभ आज मीडिया जगत के जाने माने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट माने जाते हैं। अमिताभ भारत में बीबीसी वर्ल्ड और वॉल्ट डिज्नी जैसे इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप्स को जड़े जमाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। आजकल एक डच रेडियो स्टेशन और चाइनीज नेशनल ब्रॉडकास्ट को भारत में स्टैब्लिश करने में मदद कर रहे हैं अमिताभ। हमारे देश में कई टीवी चैनलों को जड़े जमाने में मदद करने के बाद आज इस दमदार युवा का काम भारत से लेकर चीन तक और चीन से लेकर हॉलैंड तक फैला हुआ है। मीडिया जगत की तमाम चुनौतियों से आखिर कैसे निपटते हैं अमिताभ श्रीवास्तव? आइए जानते हैं खुद उन्हीं से और बुलाते हैं उनको युवा के इस मंच पर। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी चुनौतीपूर्ण चीजों से आप जुड़े हुए हैं कि लोग जरूर बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर कैसे क्या करते हैं मीडिया जगत में अमिताभ श्रीवास्तव। सबसे पहले, देश और दुनिया में इस वक्त मंदी छाई हुई है, इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात हो रही है। शायद 50-60 सालों में दुनिया में ऐसी डिप्रेशन नहीं आई होगी, लेकिन हमें खबर मिली है कि इस मीडिया के पर्सनैलिटी के दुनिया में इन मंदी के दिनों में भी चांदी छाई हुई है। कैसे? जी, ये शायद कहना थोड़ा सा गलत होगा, बट चूंकि मेरा काम कुछ विदेशी सरकारों के साथ है, मीडिया से रिलेटेड, तो नेचुरली जो मेहनताना है वो विदेशी करेंसी में ही मिलता है, और चूंकि करेंसी इस समय बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए मेरी तो चांदी है। चलिए, तो देखिए, हमने दर्शकों को बता दिया है कि तमाम देश और दुनिया की जो जाने माने चैनल हैं, चाहे वो आज तक हो, डिज्नी चैनल हो, बीबीसी वर्ल्ड हो, सबों को देश में जड़े जमाने में आपने की है मदद। जी। कैसे एक 19 साल का लड़का अचानक चला गया था होटल की दुनिया में? शायद ताज में आपने दिल्ली में नौकरी शुरू की थी जी, तो वहां से कैसे मीडिया में पहुंचे? जरा शुरुआत से शुरुआत करते हैं। 89 की बात है, मैं 12th पास कर रहा था अपनी, और हमारे ही स्कूल में कुछ ताज के अधिकारी लोग आए थे कि हम लोग स्कूल से ही कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को अपने होटल में नौकरी देंगे और उनको स्पॉन्सर करेंगे उनकी ग्रेजुएशन को। तो मुझे लगा कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक फुल टाइम नौकरी में लाने के लिए एट दैट एज, और मुझे लगा कि इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ एक संकट था उसमें छोटा सा, कि वो बहुत ही शुरुआती ग्रास रूट लेवल पे ज्वाइन करना था। पूछने वाला था कि आज जो भी युवा देख रहे होंगे वो आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो हमेशा सलाह ये दी जाती है कम से कम आप ग्रेजुएशन जरूर कर लीजिए, तब कुछ बड़ी नौकरी या बड़े विकल्प सोचिए अपने करियर के बारे में। तो यहाँ कहीं आपको झिझक नहीं हुआ था स्कूल के बाद सीधे नौकरी? चूंकि वो ग्रास रूट लेवल से काम था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं छोटे से लेवल से ऊपर की उड़ान भरूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि मैं अपने पिताजी का नाम इस्तेमाल करके किसी अच्छी जगह में लग जाऊं। जी हाँ, यानी इन दिनों हर दौर स्टार सन्स की धूम है। राजनीति में देखिए, राजनेता के बेटा राजनेता हो रहे हैं, फिल्मों में देखिए स्टार सन्स एंड स्टार डॉटर्स की डेब्यू हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी अपना खुददार युवा है जो पिता का नाम इस्तेमाल किए बिना अपना नाम स्थापित करना चाहता है इस सफलता भरी दुनिया में। तो वहां से मतलब अभी सुन के मुझे भी अटपटा लग रहा, लोगों को भी लग रहा होगा कि कहां होटल की नौकरी, फिर कैसे वो आपकी जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ आया कि आप मीडिया की ओर जुड़ गए? उसके पीछे एक कारण है। वो कारण यह है कि मेरे पिताजी पत्रकार हुआ करते थे और मुझे पत्रकार बनने का बड़ा शौक था। पढ़ाई में मैं जरा इतना अच्छा नहीं था, ये इस बात को मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा, बट एक कल्पना थी कि मैं भी पत्रकार बनूं। और मेरे पिताजी का खास आदेश था मेरे लिए कि फादर्स नेम के अलावा उनका नाम मैं कहीं और इस्तेमाल ना करूं। क्या तो अगर ऐसी ही शिक्षाएं आपको बचपन से मिले तो आपको खुद ही लगता है कि आप खुद ही अपने नाम पे कुछ करें, एंड एक समय ऐसा है कि उनको लोग आपके नाम से जाने। तो ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी। और
स्कूल के बाद ही जब मैंने वो नौकरी ज्वाइन की तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता था कि ट्रेनी असिस्टेंट स्टीवर्ड जो बहुत ही एक बैरे का काम होता है करने में शर्म आएगी, बट मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने मेरा बड़ा सहयोग दिया और कहा कि वर्क इज वर्शिप, आई शुड नॉट फील डिप्रेस्ड अबाउट वर्किंग, तो मुझे पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। मुझे कई बार याद है कि पिताजी की अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और मैं वहीं पे उनको स्नैक्स खिला रहा होता था या ड्रिंक्स पिला रहा होता था, तो मैं छुप जाता था पर्दे के पीछे कि वो मुझे देख ना ले या उनके कोई दोस्त मुझे ना देख लें, बट फिर भी वही एक शक्ति थी जो मुझे आगे बढ़ाती गई। एक महत्वपूर्ण शक्ति और संदेश आपने दिया है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी हर काम की अपनी अहमियत होती है, उसकी कद्र करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी यहां हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक अमिताभ, क्योंकि अभी ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अमिताभ ने लगाई मीडिया जगत में ऊंची छलांग और पहुंच गए सफलता की बुलंदियों पर। यह हम जानने की कोशिश करेंगे अमिताभ से इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ही अपने पसंदीदा शो में, जिसका नाम है यू आर द पावर। और एक पावरफुल युवा इस वक्त हमारे साथ ऐसे बैठे हुए अमिताभ श्रीवास्तव, जिन्होंने देश और दुनिया में तमाम मीडिया हाउसेस को अपनी जड़ें मजबूत करने में मदद की है। कैसे, आइए जानते हैं। आपकी शुरुआत तो हुई थी एक 5 सितारा होटल से, लेकिन फिर आप मीडिया में कैसे पहुंच गए अमिताभ? प्रेस में जाने का बड़ा शौक था और वो एक इच्छा को मैं करीब 6 साल तक तो दबा पाया और होटल में 6 साल नौकरी की, परंतु उसके बाद मुझसे नहीं दबाया गया। और चूंकि जैसा हर घर में प्राय होता है कि रोज शाम को बातें होती है देश विदेश में क्या हो रहा है, तो हमारे घर में भी बातें होती थी, तो मुझे बड़ा रुचि रहती थी जानने के लिए कि किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ। और अपने होटल में भी मैं एक पत्रकार के नाम से ही जाना जाता था, बिकॉज हर चीज की लेटेस्ट खबर मेरे पास होती थी। और वो 6 साल के दौरान, होटल की नौकरी के दौरान, आपने अपना ग्रेजुएशन भी 3 साल का पूरा कर लिया। जी जी जी, वो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो 3 साल ग्रेजुएशन मैंने साइड बाय साइड दिल्ली यूनिवर्सिटी से साथ साथ किया। उसके अलावा मैंने कुछ डिप्लोमास किए इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, बिकॉज कम्युनिकेशन हर जगह आपको काम देता है। और होटल जैसी जगह कुछ फॉरेन लैंग्वेज में भी मैंने अपने आप को लगाए और फ्रेंच में एलिमेंट्री कोर्सेज किए। परंतु जब मैं 6 साल कंप्लीट कर गया और वो आग भड़कने लगी मीडिया में आने की, तो एक दिन इत्तेफाक था कि मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और अचानक वो भी किसी बड़े ही मीडिया समूह के पदाधिकारी थे और उन्होंने बताया कि चूंकि आप इतना जानते हैं तो आप तो ये बड़ी बेहतरीन चॉइस होंगे मीडिया के लिए, तो आप क्यों नहीं अपना लक ट्राई करते। और उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए छोटे से बुलाया और चूंकि मैं होटल में नौकरी करता था तो शाम को करीब 6:30 या 7 बजे मुझे फुर्सत मिली, मैं गया और इत्तेफाकन मेरे 2-3 इंटरव्यू हुए जिसमें मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और उनको लगा शायद ये इस व्यक्ति में जोश है। ये बात है शायद 94 की। अगर आपको याद हो, इंडियन मीडिया पहले दूरदर्शन चला करता था जब हम बचपन में हुआ करते थे। 91 में गल्फ वॉर हुई थी जब CNN पहला चैनल आया था। 94 एक समय था जब आकाश की लड़ाई जमीन पे आ रही थी और ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक किसी भी चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो शेप अप ले रहा था। तो मुझे पहले दिन मुझे याद है मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया उस नौकरी में पास होने के बाद, और मुझे बताया गया कि हम एक चैनल लेके आएंगे तो आप ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता कीजिए कि कितने चैनल इंडिया में दिखाए जाते हैं और कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं लोगों की। उस जमाने में शायद 12 या 14 चैनल हुआ करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, जहां अब 300 से ज्यादा चैनल हैं। तो हम गए, ट्रैवल किया हमने करीब, और आप यकीन नहीं मानेंगे 11 महीने में 44 सिटीज मैंने ट्रैवल की। उसके 2 कारण थे। एक, चूंकि मैं उस ट्रेड में नया था तो मुझे जानने की इच्छा थी, और जितना आदमी घूमता है घाट घाट का पानी पीता है उतना ही वो सीखता भी है। और 11 महीने में लोगों से मिलने के बाद एक थोड़ा बहुत अंदेशा हो गया था, और चूंकि वो ट्रेड भी नया था तो लोग भी काफी। यानी आप टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम्स टीवी से जुड़े हुए थे? जी 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 जी। उन दिनों टाइम्स टीवी एक फिल्म फेयर फेमिना और एक फिल्म फेयर अवार्ड बनाया करता था, जो अभी भी वो बनाता है, और एक चैनल लाने की आशा कर रहे थे वो लोग। पर चूंकि मैं वहां सिर्फ 11 महीने था तो ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया, सिवाय इसके कि मैंने ट्रैवल बहुत किया और खूब घुमा और खूब लोगों से दोस्ती की। उसके बाद मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट नाम के एक पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आया था कि MTV कुछ और लोगों को देख रहा है जिसमें करीब 5 से 6 साल के अनुभव की जरूरत है, और मेरा अनुभव सिर्फ 11 महीने का था मीडिया में। चूंकि होटल का 6 साल का अनुभव था तो मैंने अप्लाई कर दिया, और इत्तेफाकन इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में मैं पास भी हो गया, और मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर ज्वाइन करना पड़ा MTV वाज अमेरिकन कंपनी। तो हर युवा की एक ख्वाहिश होती है कि किसी बाहर की कंपनी में विदेशी कंपनी में काम करे।
तो मैंने विदेशी कंपनी ज्वाइन की और एमटीवी उन दिनों इंग्लिश चैनल हुआ करता था और मैं नॉर्थ इंडिया में काम करता था जो एक हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है। तो बड़ा कठिन काम था और इत्तेफाकन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी टीम बहुत छोटी थी नॉर्थ इंडिया में और मैं घर से ही ऑपरेट करता था और मुझे याद है करीब 3 साल मैंने एमटीवी में नौकरी की और दिल्ली के जितने तमाम डिस्कोथेक और जितने युवा से लगी हुई जगहें थी एमटीवी का नाम और लोगो पहुंचा दिया और उसको खूब खूब प्रचारित किया। और मतलब मेहनत का कोई जवाब नहीं है, ये साबित कर रहे हैं लगातार, चाहे वो टाइम्स टीवी में काम करें या एमटीवी में काम करें। लेकिन हमें जो जानकारी मिली कि उसके बाद फिर आपने लगाई ऊंची छलांग, बीबीसी, आज तक, डिज्नी चैनल, इन तमाम अपनी यात्रा के कुछ खास बिंदु बताएं। एमटीवी में मैं नॉर्थ इंडिया देखा करता था और जब मैंने बीबीसी ज्वाइन किया तो मुझे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया मिला, तो मैं ज्योग्राफिकली अपने एरिया को बढ़ा रहा था और वही मेरा गेम प्लान था। और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ चंद महीनों में ही बीबीसी में मुझे नेशनल मैनेजर का खिताब मिल गया, जहां मुझे पूरा भारत, न केवल भारत पर साउथ एशिया का पूरा देखने का मौका मिला और वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल से। लेकिन एक थोड़ी सी दरख्वास्त ये कि बीबीसी का मतलब लोग जो गांव में रहते होंगे वो समझते होंगे बीबीसी रेडियो, जो टेलीविजन देखते हैं वो बीबीसी वर्ल्ड। आप जरा स्पष्ट कर दें कि आप किस भूमिका में थे बीबीसी से जुड़े हुए। मैं बीबीसी वर्ल्ड वाइड में था, बीबीसी वर्ल्ड चैनल जो टेलीविजन चैनल था मैं उसमें था। मुझे आज भी एक बड़ा अच्छा सा एक अनुभव याद है कि दून स्कूल के प्रिंसिपल से मैं मिलने गया था और उन्होंने मुझे बताया, जिसपे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दून स्कूल में वो दिखाया जाता था बीबीसी ताकि बच्चों की अंग्रेजी सुधरे। क्या बात है। और बीबीसी थोड़ा प्रचारित इसलिए था क्योंकि उसमें ब्रिटिश इंग्लिश होती है और चूंकि हिंदुस्तान ब्रिटिश शासन के अधीन था तो हमारी जो अंग्रेजी वो ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा मिलती है बजाय सीएनएन अंग्रेजी। चूंकि विदेशी चैनल में करीब 5-6 साल हो गए थे और मैं एक स्वाद चख चुका था, तो मेरे देशभक्ति ने मुझे ललकारा और कहा कि एक बारी फिर से देशी चैनल आते हैं। उन्हीं दिनों एक चैनल, एक आधे घंटे का न्यूज स्लॉट आता था आज तक दूरदर्शन में, और आधे घंटे की न्यूज को एक सपना था कि 24 घंटे का चैनल बनाया जाए। और उस पूरे ब्लूप्रिंट में मैं चूंकि शुरू से ही लगा हुआ था और मुझे मौका मिला। और एक और कारण था कि अब तक मैं अकेला काम कर रहा था, यानी एमटीवी में और बीबीसी में मैं अकेला ही काम करता था। आज तक में मुझे मौका मिल रहा था कि मैं अपनी टीम को बनाऊं। और वहां आज तक में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब चैनल आएगा आज तक का तो आप उस चैनल को घर घर पहुंचाएंगे। पहले दिन से डिस्ट्रीब्यूशन, पहले दिन से मुझे आदेश था कि मैं उसको घर घर में पहुंचाऊं और कुछ किस्मत ने साथ दिया, कुछ मेरी टीम ने और कुछ मेरे अपने प्लानिंग ने, और वो वाकई में बहुत ही पॉपुलर चैनल तीसरे महीने में ही हो गया था। और उस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली ब्रांड मार्केटिंग की, कि आज तक का जो ब्रांड है वो ऑन एयर है, ऑफ एयर ब्रांडिंग कैसे की जाए कि उसको धीरू भाई अंबानी भी जाने और एक रिक्शा वाला भी जाने। मुझे याद है आज भी जो उसके सीईओ थे उन्होंने मुझे बता के बुलाया कि इस तरीके से मार्केटिंग होगी कि अगर जैसे बंबई में हम थे तो कहाँ कहाँ होर्डिंग लगेंगे, कहाँ एयरपोर्ट पे लगेगा, कहाँ बस स्टैंड पे लगेगा और क्यों लगेगा, उसका कारण क्या है। तो मुझे याद है मैं रात को करीब 12 बजे बंबई की सड़कों पे निकलता था, सुबह 5 बजे ओबराय होटल से थाने तक की एक यात्रा करता था, देखता था कि सड़कें कहाँ कहाँ से जाती हैं और ट्रैफिक कहाँ से कहाँ आता है, या किस तरीके से हम अपने ब्रांड को ज्यादा पहुंचा सकते हैं। याद है मुझे बंबई की कुछ ट्रेनें, लोकल ट्रेन वहाँ की लाइफलाइन मानी जाती है, तो उनको रंग दिया था हमने, और जब वो पटरियों पे दौड़ती थी तो बड़ा सुकून मिलता था कि हमारे ब्रांड को सब देख रहे हैं। बहुत खूब, तो यहीं पर ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक अमिताभ, क्योंकि आपने देश के नंबर 1 चैनल को अपनी जड़ें जमाने में की है मदद। लेकिन अमिताभ केवल एक टेलीविजन और मीडिया के तमाम बड़ी चीजों से जुड़े हुए तो रहेंगे, लेकिन इन दिनों वो एक और कमाल कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में मीडिया जो छाई हुई है उसको भारत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैसे, ये भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम ये भी जानेंगे कि एक और मशहूर अमिताभ को आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन और अमिताभ श्रीवास्तव में किस तरीका का क्या है रिश्ता, ये भी हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अपने पसंदीदा शो यू आर द पावर में। और जो पावरफुल युवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मशहूर मीडिया पर्सनैलिटियों को मशहूर बनाने वाले अमिताभ श्रीवास्तव, उनसे एक बार फिर होते हैं मुखातिब। सफलता की बुलंदियों को आप छीन रहे थे, चाहे आज तक हुआ, उसके बाद आप शायद डिज्नी में गए जी, उसको जरा जिक्र करें। डिज्नी
दुनिया की मानी हुई नंबर 1 मीडिया कंपनी, और उसमें काम करना, वो भी डायरेक्टर लेवल पे, एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो मैंने स्वीकार की। और वो एक सपना भी था कि जो वर्ल्ड की टॉप मीडिया कंपनी हो उसमें एक अच्छे लेवल पे जाके मैं कम उम्र में काम करूं, जो एक सपना था जो मैंने पूरा किया। मेरे मन में था कि जब इतने बड़े ब्रांड बना दिए हैं तो अपना ब्रांड कब बनाएंगे। असल में लाइफ में मैंने कई बड़े स्ट्रांग चैलेंज एक्सेप्ट किए थे, कि जैसे 6 साल की नौकरी जब मैंने छोड़ी ताज की, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, तब मेरा बेटा सिर्फ 3 महीने का था। अच्छा। वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। या बीबीसी की नेशनल मैनेजर की जो नौकरी छोड़ के आपने आज तक ज्वाइन किया? आज तक जो सिर्फ एक आधे घंटे का स्लॉट था, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। या मैं बंबई में इतनी वर्ल्ड की टॉप मीडिया कंपनी को छोड़ के अगर अपना कुछ करने की सोच रहा था, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। आई थिंक मेरी लाइफ का जो दूसरा फेज था, वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने आप को आप कैसे स्थापित करेंगे। लेकिन आपको भी तो कभी डिप्रेशन हुआ होगा, अंदर से कुछ अशांति हुई होगी जी। वो कौन सा लम्हा था और उस अशांति से कैसे आप उभरे कि अभी भी आप हैं एक सफल मीडिया पर्सनालिटी? हमारी उम्र में क्या होता है कि हम सभी युवा लोग हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं, दरअसल ईएमआई पे ज्यादा पलते हैं। बैंकों से लोन, कार का लोन, घर का लोन, पर्सनल लोन, और वो सारे दबाव मेरे पे भी थे। और चूंकि मैं इतनी बुलंदियों पे था और इतनी हाई सैलरी पा रहा था, अचानक सब छोड़ देना और घर पे बैठना, सोचना कि अपने आप क्या करना है विद नो कैपिटल, इट वाज अ बिग डिसीजन। पर मुझे लगा कि अपने आप को अगर स्थापित करना है तो जरूर इन काली रातों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर अंधकार के बाद एक सवेरा आता है। वंडरफुल। हर अंधकार के बाद एक सवेरा आता है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि अमिताभ ये नहीं भूले थे और इसीलिए उसके बाद सवेरा कैसे आया और कब आया और वहां से आने की शक्ति आपको कहां से मिली? शक्ति का जो श्रेय है मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को दूंगा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है अगर आप जो भी कर रहे हैं उस पर। खास तौर से मेरे परिवार के सदस्य और मेरे चंद कुछ दोस्त, जिन्होंने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा और मुझे हमेशा प्रेरित किया कि मैं कुछ बड़ा करूं, और मुझ में पूरी क्षमताएं हैं और मैं उसको पूरी तरीके से उसका अनुशासन करके उसको साबित कर सकूं, और किसी को नहीं तो अपने आप को तो साबित कर ही सकूं। सबसे बड़ी चीज जो जरूरत है और फील की जाती है, वो कॉन्फिडेंस है, कि आपका अपना कॉन्फिडेंस कितना आप पे है। क्योंकि अगर आपका अपना ही कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस था और आज आपका काम चीन से लेके हॉलैंड तक फैला हुआ है जी। तो आज की तारीख में आप खुश हैं, संतुष्ट हैं जी। और क्या क्या आपके काम है संक्षेप में? चीनी सरकार के कुछ चैनल हैं, उनके जो डोमेस्टिक चैनल हैं, उनकी प्रोग्राम सिंडिकेशन में मैं काम कर रहा हूँ। हॉलैंड सरकार, रेडियो नीदरलैंड वर्ल्ड वाइड RNW को एक जरूरत थी मीडिया कर्मी की, और मैं बहुत अच्छी तरीके से उनके प्रोफाइल में आ रहा था, तो हमने उनके लिए काम चालू किया और एक रेडियो में एक नई शुरुआत की। लेकिन यहाँ एक और रोचक दिलचस्प आपके बारे में पता लगा, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, एक और अमिताभ बच्चन भी उत्तर प्रदेश के हैं, उनका भी नाम सुना बचपन में, अमिताभ श्रीवास्तव ही था जो आगे चल के अमिताभ बच्चन हो गए। कोई सचमुच का कोई संबंध है? लोग वेट कर रहे हैं, मैंने घोषणा कर दी कि आप बताएंगे कुछ। दरअसल मेरे पिताजी डॉक्टर बच्चन के शिष्य हुआ करते थे जब वो MA इंग्लिश में कर रहे थे, और उनके प्रिय शिष्यों में एक थे। और जब मेरा जन्म हुआ तो जब मेरे नाम रखने की बारी आई तो बाबूजी ने ही नाम दिया था। प्रोफेशनल जिंदगी में आप बिल्कुल धूम मचाते आ रहे हैं अमिताभ, किस तरीके से युवा प्रेरणा ले सकते हैं कि वो भी अगर जोश हो, जुनून हो, तो क्या कुछ कर सकते हैं? आई थिंक 3 चीजें जो है, पहली चीज आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, दूसरी चीज आपको अपने साथ, अपने परिवार, अपने साथ समावेश पे पूरा भरोसा होना चाहिए, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिस चीज में जा रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आप जैसे हलवाई होता है, कन्फेक्शनर होता है, जब तक उसको मिठास नहीं पता होगी वो अच्छी मिठाई नहीं बनाए। कुछ अवार्ड्स, कुछ रिकॉग्निशन, कुछ उस तरीके की चीजें जो आपके रास्ते में आई, जो आपको याद? रिकग्निशन बहुत आए, और अवार्ड्स में सबसे बड़ा मुझे याद है 2002 में इंडियन टेली अवार्ड, जो एक नया अवार्ड था, मुझे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हेड का अवार्ड मिला। और चूंकि मैं मार्केटिंग भी हेड करता था, उन्हीं दौरान आज तक को ब्रांड मार्केटिंग के बहुत अवार्ड मिले थे। आज भी कुछ हफ्तों पहले भी उसको लगातार 8वीं बार मिला, तो बड़ी खुशी होती है कि उस इतने बड़े शाहकार का जो नींव थी वो मैंने रखी थी। पहली बार उसको बेस्ट चैनल अवार्ड मिला था, उसमें बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को मिला था। जी। सफल युवा जी। एक सफल इंसान भी होना चाहता है और उसकी जिंदगी से लोग कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा है इसमें शो में कि हम कुछ फटाफट सवाल करते हैं। जी। फटाफट कुछ शब्द बोलेंगे, उस पर आपके शब्द चाहिए, और एक लाइन के सवाल का एक लाइन में उत्तर। जी। इजाजत है? बिल्कुल। लाइफ, एक रोमांचक सफर। टाइम, समय। चुनौती, स्ट्रेंथ, ताकत। आपका परिवार। पैशन, आपका अपना भरोसा। जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं? मैं चुप हो जाता हूं और मैं अपने आप में एक विश्लेषण करता हूं कि क्या मैं सही हूं या गलत। कोई ऐसा लम्हा आपकी जिंदगी का जिसे आप याद करना चाहेंगे या दोबारा जीना चाहेंगे?
एक और बड़ी रोचक सी बात है जो मैं बताना भूल गया था। मैं सरकारी स्कूल, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था और मैं 9th में फेल हो गया था। मुझे बड़ा गर्व होता है बताने के लिए कि मैं 9th में फेल हो गया था, पर उस फेल होने के बावजूद मैंने 10th प्राइवेट ही की थी पत्राचार विद्यालय से, और 11th में उसी केंद्रीय विद्यालय में दोबारा एडमिशन लेके मैं फर्स्ट आया था। कि 9th फेल होके 10th प्राइवेट करके बिना साल वेस्ट के 11th में मैं फर्स्ट आया और करीब 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेके आया था मैं। वंडरफुल, कितना जबरदस्त उदाहरण है। अगर एक बार आप फेल करते हैं और अगले साल फिर बिना साल गंवाए उसी में टॉप करते हैं तो क्या वो यादगार लम्हा होगा। हम भी कद्र करते हैं आपके उस लम्हे की। लेकिन एक और सवाल बाकी है जी, अगर आपसे भगवान कहें आकर जी कि अमिताभ तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी तो वो इच्छा आप क्या करें? आज के समय में तो मैं सिर्फ विश्व शांति की कामना करता हूँ। तो इसके पहले कि हम आपका शुक्रिया अदा करें, आप हमारे दर्शकों के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपने आप पे भरोसा रखें, बिकॉज आपका अपना भरोसा आपको बहुत बड़ी बुलंदियों तक ले जा सकता है। और कभी भी निराश ना हो, क्योंकि असफलता हर व्यक्ति के साथ आती है और हर अंधकार के बाद एक सवेरा होता है। तो उस सवेरे पे यकीन रखें और अपनी मेहनत से अपने पूरे दम को लगा के उस चीज को पाने की कोशिश कीजिए। मुझे याद है एक बारी किसी ने मुझे पूछा था कि सपने देखते हो, तो मेरा जवाब था हाँ, हर व्यक्ति सपने देखता है। तो उन व्यक्ति ने मुझे दोबारा जो सवाल किया था वो एक मेरी लाइफ की प्रेरणा बन गई थी। तो उन्होंने पूछा था कि डू यू चेज योर ड्रीम, क्या तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागते हो या प्रयत्न करते हो? तो मैं वो नहीं किया करता था। और जिस दिन उन्होंने ये कहा, उस दिन से मैंने अपनी लाइफ का एक मंत्र बना लिया कि आई मस्ट चेज माई ड्रीम, यानी मैं अपने सपनों के पीछे दौड़ूंगा और उन्हें सच करूंगा। शायद यही एक मेरी सफलता का राज है। और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पूरे समावेश को लेके अपने आप पे भरोसा रखें और बुलंदियों को छुएं जिस तरीके से मैंने छुई है। बहुत खूब, यानी कि डोंट जस्ट ड्रीम बट चेज योर ड्रीम्स, दैट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, जो कि आज अमिताभ श्रीवास्तव से बातचीत करने के बाद आप अपने साथ गांठ बांध ले सकते हैं जिंदगी भर के लिए। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ। आई एम श्योर आई ऑल्सो एंजॉयड इट, और हमारे तमाम दर्शकों को भी आपसे बातचीत बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे अमिताभ श्रीवास्तव, हमारे आज के खास मेहमान यू आर द पावर के मंच पर। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएमएस करना चाहें तो अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए युवा स्पेस मैसेज स्पेस अपना नाम और इसे भेज दीजिए 560068। अब बताते हैं आपको अपना ईमेल आईडी, जो कि है yuarthepar@pragyaTV.com, और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। और इसके लिए हमारा पता है यू आर द पार, प्रज्ञा टीवी, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। तो आज यू आर द पार के मंच पर आपका साथ हमारे साथ इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ हम हो रहे हैं आपसे रुखसत की अगली मुलाकात में एक और दमदार शानदार युवा शख्सियत होंगी हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।